याणं नमो वज्रायाण नमो लोहे सर्वसागुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोऽगणे मंगलं कुन्दकुमारो जैनधर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षी जैनं जयतु। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे दोमचलमणो अमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम्। समय सार ग्रंथादिराज की चर्चा चल रही है। समय में से ही समय सार निकलता है और आचार्य ने समय प्राभृत को कहने का संकल्प पहली गाथा में यानी मंगलाचरण की गाथा में व्यक्त किया कि मैं समय प्राभृत का परिभाषण करूंगा। तो अब जिस समय प्राभृत का परिभाषण करने का पहली गाथा में संकल्प जताया है, सबसे पहले सवाल यही उठता है कि उस समय का क्या स्वरूप है, वो समय किसे कहते हैं। समय सार की बात तो बाद में करेंगे, पहले आप यही बता दीजिए कि समय क्या है, और समय का जब आप स्वरूप बताएंगे तो साथ ही साथ उस समय में से समय के दो भेद किए जाते हैं, स्व समय और पर समय। वो स्व समय और पर समय का क्या स्वरूप है, इसे बताने वाली अब ये दूसरे नंबर की गाथा है, जिसमें कि समय और समय के दो भेद यानी स्व समय और पर समय का स्वरूप प्रतिपादित किया जा रहा है। चलिए इस गाथा पढ़ते हैं। जीवो चरित दंसण णाठिदो तम ही ससमयम जान पोगल कम पदेश ठिदम चतम जान पर समयम। पद्यानुवाद। जीव चरित ज्ञान स्थित स्वसमय निश्चय जानना स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। देखो इस गाथा की उत्थानिका में 7 नंबर के पेज पर ही पद्यानुवाद के ऊपर प्रथम गाथा में समय प्राभृत कहने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए यह आकांक्षा होती है कि समय क्या है, इसलिए पहले उस समय को ही कहते हैं। समय सार को तो आगे जाकर कहेंगे, लेकिन पहले उस समय का क्या स्वरूप है वो यहाँ पर बताने जा रहे हैं। गाथा का अर्थ देखते हैं सामान्य। जीवो यानी जो जीव चरित्र दंसण राण ठिदो, चरित्र में, दर्शन में और ज्ञान में ठिदो यानी स्थित होता है, तम ही यानी उसे ही, सा समयम अर्थात स्व समय जान यानी जानना चाहिए। अनुवाद मत देखो आप गाथा देखो, मूल गाथा देखो। अपन को 20-30 गाथाओं के बाद सीधे प्राकृत से अर्थ करना है। प्राकृत पढ़ेंगे और आपको वाकई में लगेगा प्राकृत मतलब वाकई में प्राकृतिक भाषा, नेचुरल भाषा, और बहुत सरल। हिंदी कठिन लगेगी, प्राकृत सरल लगेगी आप, है ना। इसलिए मूल गाथा देखिए। जीवो यानी जीव, चरित्र दंसण राण, चरित्र में, दर्शन में और ज्ञान में। देखो हम ये धीरे धीरे शब्द पकड़ लेंगे ना कि दर्शन को दंसण कहते हैं,
ज्ञान को णाण कहते हैं, है ना। इस तरह से और भी शब्द आएंगे। पुद्गल को पौगल कहते हैं, कर्म को कम कहते हैं, प्रदेश को पदेश कहते हैं। तो हमको वो लय पकड़ में आ जाएगी कि प्राकृत की लय क्या होती है, आखिर प्राकृत में शब्दों की रचना कैसे करी जाती है। तो जीव चरित्र दर्शन और ज्ञान में स्थित हो तो तम ही मतलब उसे ही सासमयम यानी स्वसमयम जान यानी जानना चाहिए। और पोगल कम प्रदेश जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में ठिदम यानी स्थित हो उसे चा तम जान पर समयम उसे पर समय जानना चाहिए। जानना चाहिए या जानो, जान शब्द, क्योंकि जैसे कि संस्कृत में 10 लकार होते हैं ऐसे प्राकृत में नहीं होते, है ना। कई बार एक ही शब्द 2 चीजों को बताता है, चाहिए और आदेश देने के लिए, दोनों के लिए एक ही तरह की विभक्ति प्रयोग होती है प्राकृत में। तो जब कह दिया ना जान, तो अब दोनों चीजें आ जाएंगी, जानो और जानना चाहिए, दोनों ही अर्थ निकलते हैं उस जान शब्द से। जानो भी अर्थ निकलेगा और जानना चाहिए भी। तो कह दिया स्वसमय किसे जानो, किसे जानो स्वसमय, जो कि दर्शन ज्ञान और चारित्र में स्थित हो। जो भी जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो उसे क्या जानो, स्वसमय। और जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित नहीं हो और किस में स्थित हो, पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित हो उसे क्या जानो, पर समय जानो। तो पुद्गल कर्म के प्रदेश कौन से होंगे, अरे चाहे वो भाव कर्म में स्थित हो, चाहे द्रव्य कर्म में स्थित हो, चाहे नौ कर्म में हो। ये मेरा शरीर है, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं नाटा हूं, मैं छोटा हूं, ये सारी भी हमारी मान्यताएं क्या बताती हैं कि हम पुद्गल कर्मों प्रदेशों में स्थित हैं कि हम ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित हैं। यही हुआ ना, मैं गोरा हूं, काला हूं, तो अब ये क्या बताना है, गोरा काला किसकी देन है, आत्मा की या कर्मों की। तो आपने अपनी सत्ता गोरे कालेपन से मानी तो हम काय में स्थित हो गए। तो जो आदमी अपने घर में रहे वो स्वसमय है और जो दूसरों के घर में रहे वो परसमय है। जीव का घर क्या होगा, उसका अपना दर्शन ज्ञान चारित्र, जहां पर ये संपदा हो, और जहां पर स्पर्श रस गंध वर्ण हो, ये किसकी संपदा है, ये पुद्गल की। तो जो अपने घर में तो ना रहे, अपनी संपदा को अपनी संपदा ना माने और दूसरे की संपदा को अपनी कहने लगे, तो वो क्या हो गया, इसे ही बोलते हैं पर घर फिरत बहुत दिन बीते, है ना, नाम अनेक धराए हम तो कबाहू ना निज घर आए। तो हम जब अपने घर में अपनी सत्ता अपने ही संपदा से माने, हमारी संपदा क्या है, दर्शन ज्ञान चारित्र। तो दर्शन ज्ञान चारित्र में जो स्थित है वो स्वसमय है और जो पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है वो परसमय है। जब अपनी समाधि तंत्र की चर्चा चली थी तो उसमें एक श्लोक की चर्चा के समय अपन ने ये वाली गाथा पढ़ी थी, 68वें या 69वें नंबर का श्लोक होना चाहिए, उस समय भी ये बात आई थी। वहां पर थोड़ा सा अलग शब्दों में यहाँ पर रखा है समाधि तंत्र। चलो खैर, वो एक ग्रंथ की तो हर ग्रंथ की प्रति यहीं पे रख दीजिए आप, तो जितने भी ग्रंथ हैं, ताकि कोई भी ढूंढने में तुरंत मिल जाए। तो वहां पर भी ये बात आई थी कि जो कर्म से शरीर से अपनी सत्ता को मानता है ना, वो एक मिनट देखो अपन इसमें देखते हैं 69 नंबर का श्लोक। थोड़ा बीच बीच में देखते रहेंगे तो रिवीजन भी तो हो जाएगा, नहीं तो अपन को तो याद ही नहीं है अपन ने समाधि तंत्र में क्या पढ़ा था। आपको याद आती हैं वो वाली गाथाएं 63, 64, 65 और 66 नंबर की, है ना। उन 4 गाथाओं में इस तरह की बातें थी ना, वस्त्र के नाश होने से जैसे कोई व्यक्ति अपना नाश मानने लगे, वस्त्र के बदलने से कोई अपने शरीर को स्थूल होने से, जीर्ण होने से अपने को जीर्ण होना और स्थूल होना माने। जब ये सब गाथाएं आई थी, इसी के बाद एक गाथा आई थी, देखो हाँ 69 नंबर की गाथा होना चाहिए। देखो ये देखो, अज्ञानी बहिरात्मा जी, मैं अर्थ पढ़ रहा हूं सीधे, चलो पद्यानुवाद भी पढ़ देता हूं। अणु के योग वियोग में देह समान आकार, एक क्षेत्र लख आत्मा माने देहाकार।
कि अणु का योग वियोग, ये कर्मों का खिरना, कर्मों का जुड़ना, ये क्या होता है? अणुओं का ही तो योग वियोग होना है। और अणु किसकी पर्याय है? जीव की पुद्गल की? पुद्गल की पर्याय है। तो अणु का योग, अणु का वियोग, कुछ अणुओं का संयोग मुझसे हुआ तो मेरी ये देह जो भी बनी है आज, चाहे मैं मनुष्य गति में जाऊं, त्रियंच में, नरक में, कहीं भी जाऊं, ये किसकी रचना है? ये पुद्गल की रचना है ना? अणु का योग वियोग। तो अणु के योग वियोग में देह समान आकार, एक क्षेत्र लख आत्मा। जब एक क्षेत्र में आत्मा का और अणु के द्वारा रचा गया ये शरीर, जब इन दोनों को एक क्षेत्र में देखता है तो क्या मानने लगता है? कि मैं देही हूं, माने देहाकार, मेरी सत्ता देहाकार ही है। तो जब अपने आप को देहाकार माना तो वो किस में स्थित हो गया जीव? पुद्गल कर्म के प्रदेशों में, क्योंकि मैं देही हूं। तो जो व्यक्ति अपने आप को मैं देही ही हूं ऐसा मानता है, उसे ही यहां पर क्या कह रहे हैं? पर समय। ठीक है, अब देखो इस गाथा का एक चमत्कारिक प्रयोग बताता हूं। ऊपर वाली लाइन में देखो प्राकृत की, जीवो चरित्र दंसण राण ठिदो, दंसण राण ठिदो, और नीचे आया है पदेश ठिदम। ऊपर आया है ठिदो और नीचे आया है ठिदम। अब ऐसा क्यों लिखा? ठिदो यानी हुआ पुल्लिंग का प्रयोग, पुल्लिंग, और ठिदम ये हुआ नपुंसक लिंग का प्रयोग। ये लिंग होते हैं ना, शब्दों के भी लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत प्राकृत के ऐसे लिंग चलते हैं। अपने हिंदी में तो नहीं होता नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, लेकिन संस्कृत प्राकृत में एक लिंग और, कौन सा है वो? हाँ, नपुंसक लिंग। देखो इसका जब संस्कृत ट्रांसलेशन किया तो वहां पर देखो आप पीछे 8 नंबर पेज पर, चरित्र दर्शन ज्ञान स्थिताः, है ना, और नीचे लिखा है पुद्गल कर्म प्रदेश स्थितम। ऊपर तो लिख रहे हैं पुल्लिंग और नीचे लिख रहे हैं नपुंसक लिंग। तो ऐसा क्यों लिखा? यही तो कमाल की बात है कि पौरुष सामर्थ्य किसकी है? जो अपने घर में ही रहे। जो दूसरों के घर में जाकर रहे, कहते वो तो नपुंसकता है ना? ये बताना चाह रहे हैं आचार्य कि भाई जो पर द्रव्य से अपनी सत्ता मान रहे हैं, ऐसा जीव पुरुषार्थी नहीं है। ये तो आपकी नपुंसकता है कि पर द्रव्य को अपना बना रहे हो। जैसे कि पहलगाम में हमला किया तो उसे क्या बोलते हैं? वो पहलगाम वाले बोलते हैं, जिनने हमला किया आतंकवादियों ने, वो कहते हैं कि हमारा ये पौरुष का काम है। लेकिन जो जानकार लोग हैं वो क्या कहेंगे? कायराना हमला है, ये तुम्हारा कायराना, निहत्ते लोगों पर तुमने जो वार किया, उनके साथ जो तुमने घात किया है उनका, ये तुम्हारी कायराना हरकत है। ऐसे ही जो पुद्गल द्रव्य कुछ नहीं बोलता, समझ में आया? वो तो अपने में रहता है पुद्गल द्रव्य, उसे कोई समस्या है नहीं, बेचारा चुपचाप से अपने ही स्पर्श रस गंध वर्ण रूप गुणों के साथ शांति से पूरी लोक में भरा हुआ है। और हम लोग क्या करते हैं? हम उस पुद्गल को अपना बताने लगते हैं। तो ये हमारी कायराना हरकत है ना, ये हमारी नपुंसकता है, ये हमारा पौरुष नहीं है। हम जब अपने ही क्षेत्र में रहें, हम पर का अतिक्रमण करने ना जाए ना, ये हमारा वास्तविक पौरुष है। तो ऐसी यहां पर एक संदेश दिया, जानबूझ के ये प्रयोग किया। ऊपर वाली लाइन में तो पुल्लिंग का प्रयोग किया और नीचे वाली लाइन में नपुंसक लिंग का प्रयोग किया कि पुद्गल प्रदेशों में रहने वाला नपुंसक है। और अमृतचंद्राचार्य प्रयोग करेंगे आगे जाके, क्लीव, क्लीव यानी नपुंसक होता है। जो व्यक्ति पर द्रव्य से अपनी सत्ता माने, ऐसे जीव के लिए ये संज्ञा प्रयोग की है। खरेखर कायदे से देखा जाए तो वो मिथ्या दृष्टि के लिए वो संज्ञा है, क्लीव संज्ञा, जड़ संज्ञा, ये सारी संज्ञाएं देते हैं। हमने समाधि तंत्र में भी देखा था, जड़ शब्द का प्रयोग किया। जो व्यक्ति शरीर को अपना माने, जड़ को अपना माने, तो वो कहते हैं वो साक्षात जड़ है। और विद्वान कौन है? जो शरीर से अपनी सत्ता को ना माने। ऐसे ही यहां पर शब्द है समय सार की भाषा में, स्वासमय और पर समय। हमें क्या लग रहा है कि हमने बहुत पुरुषार्थ का काम कर लिया, एक मकान बना के, 2-4 दुकानें खड़ी करके, ठीक है ना, और गाड़ी बंगला तैयार करके। तो उसे आचार्यों से पूछो कि ये कैसा काम है? अपनी सत्ता काहे से मानी?
हमारा एड्रेस क्या है बताओ, क्या एड्रेस है हमारा? जब अपना एड्रेस बताते समय भी लोगों को ना एक वो आता है गुमान, यदि आपका ऊंचा ऊंचा मकान हो, अच्छा लंबा चौड़ा है ना, 10-20 हजार स्क्वायर फीट में हो और बड़ी सत्ता संपत्ति हो, तो अपना एड्रेस बताने में भी आता है। कई बार तो ऐसा बोल देते, अरे कुछ नहीं हमारा नाम बोल देना बस, मतलब हमारा नाम बोल देना तुम घर पहुंच जाओगे। अरे हम तुम्हारा नाम बोलें और तुम्हारा ज्ञान दर्शन चारित्र तक पहुंचो, तब तक हम तुमसे तुम्हारे तक पहुंचे। और ऐसा है वो शुद्धात्मा, जब शुद्धात्मा का स्मरण किया जाए अथवा जीव ऐसा कहा जाए ना, तो जीव कहते से जीव की सत्ता किसके कारण है? जीव की सत्ता उसके जीवत्व के कारण है। और जीवत्व क्यों टिका रहता है? ज्ञान दर्शन और चारित्र से टिका रहता है। लेकिन हमें तो कभी दिखता ही नहीं है ये पौरुष का काम। हमें तो लगता है कि पर द्रव्य में हमारी जो गुस्ताखियां चल रही हैं, उसे अपना बनाने की जो कोशिशें हो रही हैं, हमें लगता है ये ही हमने जीवन का बहुत बड़ा कुछ हासिल कर लिया, कुछ अर्जित कर लिया हो। लेकिन ये हासिल नहीं है, ये बेईमानी है, ये तस्करी है। जो व्यक्ति स्वयं योग्य नहीं होता, वो अपने सर्वाइवल के लिए निचले स्तर के कार्यों को करने में आमदा होता है। जैसे कि ऑफिस में यदि कोई व्यक्ति योग्यता से काम ना करता हो, तो वो चुगलखोरी से अपनी स्थिति को टिकाए रखने की कोशिश करेगा, चुगलखोरी करेगा, है ना। जो व्यक्ति मेहनत से यदि व्यवसाय आदि करके धन अर्जित करना नहीं जानता, वो क्या करेगा? वो चोरी करेगा, ठगी करेगा, तस्करी करेगा। तो आप जब अपनी योग्यता को भूल जाते हो और आप अपनी सर्वाइवल को टिकाए रखने के लिए किसी विसंगति में, किसी भी तरह की विसंगति में जब आप पड़ जाते हो, तो वो विसंगति वास्तव में अपराध है, वो आपकी कायरता है, वो आपकी नपुंसकता है, ये बताना चाह रहे हैं। ऐसे ही आपकी सुसंगति क्या है, आपकी योग्यता क्या है? आपकी योग्यता तो यह है कि आप अपने दर्शन ज्ञान चारित्र को पहचानो और वहीं पर स्थित रहो, उससे ही अपनी सत्ता मानो। लेकिन हमने क्या किया? उस अपनी वास्तविक योग्यता को तो भूल गए और अपनी सत्ता किससे मानी? इस शरीर से मानी। वर्तमान में जो भी पर्याय प्राप्त हुई, प्राप्त पर्याय में तन्मयपना जो हुआ, इससे ही मैंने अपनी सत्ता को स्वीकार किया। तो हमारे आचार्यों ने उस स्थिति को क्या कहा? ये वास्तव में ये पर समयपना नपुंसकता है। समझ में आया? ऐसा ये प्रयोग यहां पे किया है। अर्थ समझ में आ गया? देखो एक बार और गाथा पढ़ते हैं। 12 गाथाएं तो याद कर लेना, ये समाधि मरण करवाएंगी अपना, है ना। हाँ बिल्कुल याद रखना ये कि कल को यदि वेंटिलेटर पे भी चले जाओ ना, तो अंदर में 12 गाथाओं की धारा बहते रहना चाहिए, है जो अभी चल रही है। अगली इसमें क्या है ना, इस ग्रंथ को जो जिस तरह से प्रकाशन हुआ है, तो इसमें महत्वपूर्ण गाथाएं ग्रीन कलर में है, हरे कलर में, है ना। हालांकि ये वाली गाथा लाल कलर में, इसका मतलब ये मत समझना लाल कलर की गाथाएं कमजोर हैं, उन्हें विशेष हाईलाइट किया है। तो इन 12 गाथाओं में से 11 गाथाएं ग्रीन कलर की हैं, ग्रीन कलर में शुरुआत की 12 गाथाएं। इस पूरे समय सार की जैसे 38वीं गाथा, 14वीं गाथा, 73वीं गाथा, है ना, 49वीं गाथा, ये सब ग्रीन कलर में मिलेंगी आपको। लेकिन पहली 12 गाथाओं में से 11 गाथाएं ग्रीन कलर में हैं। पहले गोल्डन में छपी थी, पहले जो छपा था ना गुरुदेव के समय, तो गोल्डन में था, लेकिन वो बाद में क्या गोल्डन तब पढ़ने में नहीं आ पाता था ना, तो इसलिए अब उसको क्या कर दिया ग्रीन। मतलब ये सीधा आपका मोक्ष मार्ग का ग्रीन सिग्नल है ना। इन गाथाओं में से आप किसी एक का भी श्रद्धान ले लो तो बिल्कुल बिना किसी बाधा के सीधे, वो आजकल कौन सा हाईवे चलता है, एक्सप्रेस हाईवे होता है ना, उस एक्सप्रेस हाईवे में कोई गति अवरोधक नहीं होता, कोई टैक्स वगैरह के लिए बीच में नाके नहीं होते, और नॉन स्टॉप आप एक जगह चले जाओ, कोई बीच में टर्न लेने के लिए नहीं होगा, यू टर्न के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, सीधे 125, 150, 200 जो भी स्पीड तय कर रखी है उसमें आप एकदम चले जाओ तो चले ही जाओ। ऐसे ही ये ग्रीन कलर की एक भी गाथा का श्रद्धान कर लो ना, तो आप ऐसे ही एक्सप्रेस हाईवे की तरह आगे बढ़ते चले जाओगे, है ना। हालांकि ये वाली गाथा लाल कलर में है, तो आप ये मत समझना इसको हम हल्के में ले लें। ये लाल कलर में इसलिए क्योंकि इसमें समग्रता से चीजें बताई हैं पूरे। इसकी टीका जब हम पढ़ेंगे तो इसमें समय की भी चर्चा है, इसमें स्वसमय की भी चर्चा है और पर समय की भी चर्चा है। स्वसमय और पर समय जानने से पहले ये जानना जरूरी है ना समय क्या होता है। तो टीका में सबसे पहले समय मतलब क्या, समय का अर्थ क्या होता है ये बताएंगे।
वैसे तो समय के बहुत सारे अर्थ होते हैं, टाइम को भी समय बोलते हैं, दर्शन को भी समय बोलते हैं, दर्शन जो होता है ना, दर्शन है ना फिलॉसफी, उसको भी समय बोलते हैं, मत को भी समय बोलते हैं, बहुत सारी चीजों को के लिए समय शब्द प्रयोग होता है। लेकिन यहां पर समय से क्या अर्थ लेना है वो यहां पर समझाया जाएगा। ठीक है, टीका पढ़ेंगे, उससे पहले अपन गाथा पढ़ते हैं एक बार और। जीवोचरित दंसण लाणठ्ठिदो तम ही ससमयम जान, पोगल कम पदेश ठिदम च तम जान पर समयम। हाँ देखिए, अब टीका पढ़ते हैं 8 नंबर पेज पर। समय शब्द का अर्थ इस प्रकार है। अब देखो समय कैसे बना है, सम उपसर्ग है जिसका अर्थ एक पना है और आय गतौ धातु है। तो जब आय गतौ है ना, अब आपको लग रहा है गतौ तो हमें कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन वो आय शब्द है ना, वो ऐसे ही जाके पूरा होगा, आय गतौ। उस जब संस्कृत में कोई शब्द बनते हैं तो बहुत सारी चीजों का लोप हो जाता है। जैसे भू धातु से जब भवती बनता है तो भू से भाव आने में कुछ चीजें आ जाती हैं, लेकिन दो अलग अलग संधि के शब्द जब मिलते हैं तो कुछ चीजों का लोप हो जाता है और आपस में वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, क्या कहते हैं अपना, जिनमें विसर्ग संधि का प्रयोग होता है, तो वो विसर्ग में से बहुत सा, जैसे रा का प्रयोग होना तो वो हट जाएगा और वो विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा कई जगह पर, और कई जगह पर वो विसर्ग हट के रा में बदल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग संस्कृत साहित्य में होते हैं और उनके लिए बाकायदा सूत्र भी हैं। तो ऐसे ही आय गतौ, सम है उपसर्ग और आय गतौ है धातु। अब ये आय गतौ जो धातु है ना, इसके दो तरह से अर्थ होते हैं। एक होता है गमन करना, मतलब गमन करना यानी परिणमन करना, और एक गतौ का अर्थ जानना भी होता है। क्या होता है, एक का मतलब परिणमन करना और एक का मतलब जानना। देखो हमने खूब सुना है समय सार समय सार समय समय, खूब सुना, लेकिन हमें पता होना चाहिए समय मतलब क्या। कई बार लोग पूछ लेते हैं तुम्हारे समय सार की बहुत बात होती है, क्या है वो समय सार में, समय मतलब क्या होता है, तो अपन को पता ही नहीं है समय मतलब क्या है, क्यों समय सार लिखा है नाम। पहले भी हमें भी जब बच्चे थे तो लगता था ये क्या है समय सार, मतलब कोई टाइम का सार है क्या, काय का सार है, ये है क्या चीज समय सार, है ना। लेकिन वो समय का मतलब क्या है वो यहाँ पे बता रहे हैं। वो दूसरी गाथा में सबसे पहले ही आचार्य ने बता दिया, आगे चर्चा करने से पहले। सम उपसर्ग पूर्वक अय गतौ धातु। अब ये अय गतौ के दो अर्थ कौन कौन से, जानना और परिणमन करना, जानना और परिणमन करना। तो देखो आगे कहा, इसलिए जो एक साथ जाने और परिणमन करे। बोलो ऐसा कौन होता है जो जाने और परिणमन करे, दोनों काम एक साथ कौन करता है, 6 द्रव्यों में से, 6 द्रव्यों में से ऐसा काम जीव करता है जो जानता भी है और परिणमन भी करता है। जब आप जानना अर्थ हटा दोगे, है ना, और जब आप कहोगे जो समानता के साथ या एक रूपता के साथ मात्र परिणमन करता है, तो इसका मतलब 6 द्रव्य हो जाएगा। समय का मतलब क्या हो जाएगा, 6 द्रव्य। इससे एक बात और क्लियर होती है कि शब्द सीमित हैं और उनके अर्थ अलग अलग जगहों पर अलग अलग बहुत सारे निकलते हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप इसे कैसे जानोगे, कैसे किस विवक्षा में और किस प्रसंग में वो बात कही जा रही है। अच्छा, इस घड़ी के टाइम को समय क्यों बोलते हैं, यहां भी तो परिणमन हो रहा है ना, क्योंकि परिणमन का असली सूचक यदि कोई है तो वो कौन है, यही समय है ना। ये समय पहले एक महाभारत आती थी भीष्म साहनी की, या वो कोई शुरू होता था ना, तो उसमें शुरू होता था मैं समय हूं, है ना, यहां से शुरू होता था बोला मैं समय हूं, पीछे से आवाज आती थी किसी अच्छी भारी सी कोई से हीरो की कौन की आती थी, हरीश भीमानी की आवाज आती थी। अच्छा, अब मेरे को तो नहीं मालूम, तो उनकी जब आवाज आती थी मैं समय हूं, फिर वो समय की व्याख्या करते थे, तो वो उसमें ये बताते हैं कि ये सब हम सब लोग, समय एक रंगमंच है, उस रंगमंच पे सारा परिणमन हो रहा है
और उस रंगमंच पर चीजें बदलती रहती हैं। देखो सनातन सभ्यता में, सनातन परंपरा में भी ये माना गया है ना कि काल का विभाजन किया गया है, सतयुग है ना, फिर त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये इस तरह से माना है। तो उन्होंने भी ये व्यवस्था मानी है कि हर एक युग में यानी समय के प्रवाह में एक खास तरह की प्रवृत्तियां विकसित होंगी। जैसे 3 तरह के वो होते हैं भीतरी, क्या कहते हैं उसे, सत्गुण, सत्व गुण, रजगुण और तम गुण। तो उन्होंने एक काल का विभाजन ऐसे ही किया कि जिसमें सत्व गुण की बहुलता हो वो क्या कहलाता है, सतयुग। जहां पर सत्व और रज ये दोनों थोड़ी थोड़ी स्थितियों में मिले तो वो कहलाया, जो राम जी वाला युग था, कौन सा कहलाता है, त्रेता, है ना, हाँ त्रेता युग। और फिर कहते हैं जहां पर सत्व तो चला गया लेकिन रज रह गया है, मतलब राजसी प्रवृत्तियां रह गई हैं और थोड़ा थोड़ा तम आने लगा है, तो वो वाला युग कौन सा कहलाया, द्वापर युग। और जिसमें सिर्फ तामसिक वृत्तियां हैं तो वो युग कौन सा कहलाया, कलयुग। तो उन्होंने चारों युगों में भी भीतरी गुणों का अपना अपना समावेश माना, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सब समय पर ही परिणमन कर रहे हैं। तो इसलिए वो समय के प्रवाह की चर्चा करते हुए कहा कि उस समय के प्रवाह में ही एक महाभारत हुई, है ना, जब वो महाभारत आते थे, ये समय है, ये ऐसी ही परिणमन व्यवस्था है। यदि महाभारत नहीं होती तो द्वापर युग क्यों कहलाता। आज के समय में ये ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन और जो भी बड़े बड़े तानाशाही हुए, ये सब नहीं होते तो कलयुग क्यों कहलाता। तो तनाव मत लो, ये तो समय का ही ऐसा फेर है। ये सब किस कारण से हो रहा है, ये परिणमन, ये समय के कारण हो रहा है। इसलिए उसको भी समय क्यों बोलते हैं, घड़ी को, उस परिणमन व्यवस्था के कारण। लेकिन कहते हैं कि सिर्फ परिणमन करना नहीं, जानना भी उस अयगतौ धातु का अर्थ होता है। तो जो समान रूप से जाने भी और परिणमन भी करे वो कहलाता है समय। तो ये दोनों क्वालिटी जिस पर फिट होती हैं वो कौन है, वो है जीव। समझ में आया। अब समय का मतलब याद रहेगा, समय मतलब क्या, जीव। जब अकेले परिणमन को अर्थ में लोगे तो कहलाएंगे छहों द्रव्य, और जब जानने के साथ परिणमन का अर्थ लोगे तो कहलाएगा जीव, है ना। ये यहां पे बता रहे हैं, जिसका अर्थ गमन भी है और ज्ञान भी है। इसलिए एक साथ ही युगपद जानना और परिणमन करना, यह दोनों क्रियाएं जो एकत्व पूर्वक करे वह समय है, और ऐसा काम एकत्व पूर्वक मात्र जीव करता है, जानना और परिणमन करना। अब देखो आगे इस जीव की विशेषताएं बताएंगे, 7 विशेषताएं बताएंगे, और बहुत जोरदार तरीके से, मतलब दार्शनिक विवेचना आपको इन 7 विशेषताओं में देखने को मिलेगी। थोड़े से शब्दों को पढ़ने में कठिनता लग सकती है, लेकिन आप जीव का समग्रता से, उस जीव की समग्रता में ज्ञान क्या है, मतलब किसी वस्तु का ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन 4 तरह से किया जाता है, तब जाकर उसका समग्रता से ज्ञान होता है। हमें जिसका अनुभव करना है पहले उसको जान तो लो वो चीज है क्या। अभी जिसका अनुभव करने की बात तो आगे की गाथाओं में आएगी, लेकिन अभी यहां पे बता रहे हैं वो चीज क्या है, वो जीव जो पदार्थ है ना, जीव नामक पदार्थ, आखिर वो वस्तु क्या है, क्यों वो अद्भुत है, क्यों इतनी अनोखी है। उसमें कुछ विशेषताएं बड़ी सामान्य जनरल रहेंगी। जब भी सामान्य विशेषता कहा जाए तो वो विशेषताएं होती हैं जो कि अन्य द्रव्यों में भी पाए जाए, और जब हम कहते हैं विशेष विशेषताएं, विशेष गुण, तो वो जीव में अपने में ही होते हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं होते। तो जब हम इन विशेषताओं को पढ़ेंगे ना जीव की, जीव नामक पदार्थ की, तो वो दोनों विशेषताएं देखने को मिलेंगी। लेकिन वो कुल मिलाकर कितनी है, 7 विशेषताएं। मैंने नंबरों में इसलिए पहले बता दिया, यहां पर नंबर डले नहीं मिलेंगे वैसे आपको, लेकिन आपको याद रहे कि पहली विशेषता क्या है, दूसरी क्या है, तो हमें याद रहे। हम सीधे सीधे पढ़ लेंगे तो हमें नहीं लगेगा कि वो कौन कौन सी विशेषता हमने पढ़ ली, है ना। जैसे कि आपके दिमाग में अब याद आना चाहिए, ध्रुव क्यों कहते हैं सिद्धों को, क्यों कहा था ध्रुव, थोड़ा सा दिमाग में दौड़ रही है कि नहीं, जो रैली जो भी हमने चर्चा की है ना, ध्रुवत्व के अवलंबन के कारण ध्रुव। अचल क्यों कहते हैं,
क्योंकि चारों गतियों की नश्वरता चली गई है और वो अचल हो गई है गति, इसलिए वो सिद्धों को अचल कहा। अनुपम क्यों कहा? क्योंकि पर निमित्त से होने वाली जितनी चीजें थी संसार की, वो सबसे उपमा नहीं दी जा सकती सिद्धों की, इसलिए उसे अनुपम कहा। अब याद आता है ना वो सारा जो हमने जितनी दिन मेहनत की कि द्रव्य वचन क्या, भाव वचन क्या, द्रव्य स्तुति क्या, भाव स्तुति क्या, है ना, परिभाषण करने का मतलब क्या होता है, ऐसे एक एक चीज पढ़ते गए ना अपन। ऐसे ही अब यहां पर हमें समय मतलब जीव, उसकी 7 विशेषताएं याद होना चाहिए। अब इन 7 विशेषताओं में भले 7 दिन लग जाएं, है ना, लेकिन वो 7 विशेषता नहीं लगेंगे 7 दिन वैसे, मैं तो बोल रहा हूं आपको, ठीक है ना, लेकिन वो हमें याद होना चाहिए, ठीक है, स्मरण में रहना चाहिए। याद मतलब ऐसा नहीं वर्ड टू वर्ड आपको याद हो जाए, जरूरी नहीं वर्ड टू वर्ड हो, लेकिन हमारे ख्याल में आए वो चीज आखिर वो है कैसी। देखो, यह जीव पदार्थ, अब पहली विशेषण चल रही है, यह जीव पदार्थ एकत्व पूर्वक यानी एक ही समय में परिणमन भी करता है और जानता है, इसलिए वह समय है। अब कहते हैं यह जीव पदार्थ सदा ही परिणाम स्वरूप स्वभाव में रहता हुआ होने से उत्पाद व्यय द्रव्य की एकता रूप अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसी सत्ता सहित है ना। अभी कुछ समझ में नहीं आया क्या है, कैसा है? सत्ता सहित है। अरे जिसकी हम बात करेंगे आगे, सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि नहीं वो एग्जिस्ट करता है, वो मौजूद है, वो स्थित है। हम ऐसे आकाश के कुसुम के समान किसी की महिमा नहीं बता रहे, बल्कि वो सत्ता है उसकी। कैसी सत्ता है? वो सत्ता कैसे रहती है? सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। समझ में आया? और एक और अभी आगे के जो सूत्र है ना वो आगे बताएंगे, गुण पर्याय द्रव्यम वाला एक और विशेषण बताएंगे। सत्ता कैसे रहती है? सत्ता उत्पाद व्यय और ध्रुवता, उत्पाद से व्यय से और ध्रुवता से सत्ता रहती है। ये दोनों चीजें परस्पर एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। प्रायः उत्पाद व्यय का संबंध पर्यायों से जोड़ दिया जाता है और द्रव्य का संबंध गुणों से जोड़ दिया जाता है, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। अखंड द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप होता है और उत्पाद व्यय ध्रुवता और गुण पर्यायपना, गुण पर्यायों में आप मत लगाओ उत्पाद व्यय ध्रुवता, ये अखंड उत्पाद व्यय ध्रुवपना जो है ना वो पूरे द्रव्य के साथ ही होगा। क्योंकि यदि हम उत्पाद व्यय से गुण को और ध्रुवता से पर्यायों को अलग अलग परिभाषित करने चले जाएंगे तो हमने एक अखंड द्रव्य के 2 टुकड़े कर दिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो सत्ता को जब भी बताया जाएगा ना तो वो कैसे बताया जाएगा? उत्पाद व ध्रुवता की अखंडता से बताया जाएगा। देखो कैसे, मतलब जैसे ये घड़ी है, अब इस घड़ी के 3 कांटे हैं, अभी 3 कांटे, वो तीसरा तो ऐसा ही है सेकंड वाला, कई घड़ियों में वो नहीं होता, लेकिन घड़ी में 2 कांटे तो होंगे ना, मिनट का कांटा होगा और घंटे का कांटा होगा। लेकिन वो जो दोनों कांटे हैं वो किसके ऊपर टिके हुए हैं? धुरी के ऊपर टिके हैं ना। अब आप हमें ये बताओ समग्र घड़ी किससे मिलके बनी? धुरी से कि कांटों से? बोलो घड़ी किसको कहेंगे? आप जहां पर बांट दोगे ना कि हमें तो धुरी धुरी चाहिए, तो कहते हैं अकेली धुरी हो कांटे ना हो तो धुरी औचित्यहीन हो जाएगा। धुरी को आगे बढ़ने के लिए कांटों की जरूरत है, बल्कि धुरी का बढ़ना, इसमें एक शब्द प्रयोग आता है, यदि अकेली ध्रुवता हो उत्पाद व्यय ना हो तो वस्तु कूटस्थ हो जाएगी। ये कूटस्थ क्या होता है? क्या होती कूटस्थ? हाँ बिल्कुल, समझ लो जड़ जैसी। जड़ तो नहीं, जड़ तो क्या कहें, समय के साथ किसी वस्तु को आगे बढ़ने के लिए उसे समय के साथ गति करते रहना जरूरी है। तो समय के साथ, अब जैसे समय तो बढ़ता चला गया, लेकिन आज की वस्तु जो ध्रुव थी वो आज की ही ध्रुव रही, उसे कल की ध्रुव बनना है तो क्या करना पड़ेगा? आज की वस्तु को कल की ध्रुव बनना है तो समय के साथ परिणमन करते हुए वहां तक जाना पड़ेगा। तो ये समय के साथ परिणमन करा के वहां तक कौन लेके जाएगा उसे?
उसे उत्पाद व्यय लेके जाएगा। समझ में आया? और अकेले उत्पाद व्यय हो, ध्रुवता ना हो तो क्या होगा? क्या बिना धुरी के कांटे रह सकते हैं? तो ऐसे ही बिना ध्रुवता के वो उत्पाद व्यय अकेला रह सकता है? नहीं रह सकता ना। तो कहते हैं जैसे ये कांटे और धुरी, इन दोनों के मिलने से समग्र घड़ी बनी, ये समय बना। समझ में आया? ऐसे ही उत्पाद व्यय और ध्रुव से ये समय बना, और इस उत्पाद व ध्रुवता के कारण ये सदा काल सत्ताशील है। सत्ता के लिए जरूरी है कि वो उत्पाद व द्रव्यात्मक ही हो। अब देखो, मैं इस पे अलग से नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा। क्या? उत्पाद व ध्रुव की, उत्पाद मतलब क्या? अच्छा, उत्पाद मतलब क्या, व्यय मतलब क्या, और ध्रुव मतलब क्या? देखो, उत्पाद यानी होता है उत्पन्न होना, और व्यय यानी होता है चले जाना, और ध्रुवता यानी टिके रहना। जैसे कि आपने दूध में से दही बनाया, तो दही का हुआ उत्पाद, और व्यय किसका हो गया? दूध का। लेकिन वो दूध भी गौरस है और दही भी गौरस है, तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ तत्व जो हैं वो जस के तस रहे कि नहीं? ये हुआ कि नहीं? जैसे हम बूढ़े हो गए तो बुढ़ापे का हुआ उत्पाद और जवानी का हुआ व्यय, लेकिन उस व्यय और उत्पाद में कुछ एक ऐसी चीज है ना जो बिल्कुल स्थिर रही, एक जैसी रही कि नहीं? बदलाव को पर्याय दृष्टि आप बोल रहे हैं, तो दोनों चीजें अपनी अपनी जगह जरूरी हैं। देखो, हाँ देखो, नहीं देखो, जब द्रव्य दृष्टि की बात करते हैं ना, द्रव्य दृष्टि का मतलब ये नहीं होता कि द्रव्य दृष्टि में पर्यायों को हमने खत्म ही कर दिया है, बल्कि द्रव्य में सर्व पर्यायों का अंतर्धान हो जाता है। मतलब पर्याय दिखना बंद हो जाती हैं, उसका नाम द्रव्य दृष्टि है। क्योंकि पर्याय से रहित कभी कोई द्रव्य होगा नहीं। द्रव्य दृष्टि का मतलब ये नहीं है कि हमने पर्यायों को खत्म ही कर दिया है, ऐसा नहीं है। सब पर्यायों का, गुणों का उस द्रव्य में ही अंतर्धान मतलब उसमें ही समा गई हैं, इसलिए वो कहलाती है क्या? द्रव्य दृष्टि। समझ में आया? नहीं आया? अभी आएगा, धीरे धीरे आएगा सब, है ना? ऐसे ही चीजें समझ में आएगी। अभी तो पूरा समय को देखो, अभी पहले समय को समझा रहे हैं, तो पहले ये बताना है कि समय सत्ताशील पदार्थ है। जैसे सब द्रव्यों की भिन्न भिन्न अलग अलग सत्ता है, ऐसे ही इस जीव नामक पदार्थ की भी सत्ता है। हम जिसकी विशेषताएं बताएंगे वो कोई तुक्का नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। समझ में आया? कोई आकाश कुसुम नहीं है, बल्कि वस्तु है। और वो सत्ता को टिकाने वाली चीज का नाम क्या है? उत्पाद व्यय ध्रुव। अभी मैं सत्ता पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। तत्वार्थ सूत्र का एक पूरा लेक्चर हुआ था सद्द्रव्य लक्षणम पे, है ना? तो उसमें उसकी हेडिंग ये है सत्ता का स्वरूप। समझ में आया? वो इस पे पढ़ा होगा 5वें अध्याय में। तब सिर्फ पूरे 1 घंटे तक एक ही चर्चा हुई थी, सत्ता किसे कहते हैं, सत्ता का स्वरूप। सत्ता सब पयत्था, ये वाली पंचास्ती गाय की गाथाएं भी हैं, तो आपको पता चलेगा सत्ता आखिर कितनी जरूरी चीज है। अभी तो हम यहां पर एक विशेषण की बात कर रहे हैं। सत्ता मतलब वो भी एक सत्ताशील पदार्थ है, ये उसका एक विशेषण है ना? देखो क्या कहा, फिर से एक पढ़ते हैं। अभी अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आपके ज्यादा दिमाग को, लेकिन आपको यकीन मानना, आपको ये 7 विशेषण याद होंगे जब भी ये बात पूरी खत्म हो जाएगी, है ना? गारंटी से याद होंगे, सब चीज समझ में आएगी। यह जीव पदार्थ सदा ही परिणाम स्वरूप स्वभाव में रहता हुआ होने से उत्पाद व ध्रुव की एकता रूप अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसी सत्ता सहित है। सत्ता का लक्षण होता है उत्पाद व ध्रुवता। तो ये सत्ता अपने उत्पाद व ध्रुव की निरंतर अनुभूति करती है, मतलब ये उससे युक्त रहती है, तो इसलिए ये सत्ता है। अरे भाई, पहले में पहले यदि कुछ जानना जरूरी है तो क्या जरूरी है? सत्ता ही को तो जानना जरूरी है। अभी हम सब लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमें दुनिया में हर चीज की सत्ता दिखती है, लेकिन जीव की सत्ता नहीं दिखती। बोलो, दिखती? हमने अपने जीवन में सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट यदि किसी चीज को किया है तो किसको किया है? ज्ञान को किया है।
जबकि सब कुछ ज्ञान के कारण हो रहा है। लेकिन हमें सबकी महिमा आती है, लेकिन ज्ञान की महिमा नहीं आती। लेकिन जरा सोचो तो सही, जानना कितनी बड़ी चीज है, मौजूदगी, उपस्थिति कितनी बड़ी चीज है। आजकल ये सब आरटीआई वारटीआई के नियम लगाते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि भैया इन चीजों को कोई जान रहा है, ये किसी ना किसी के संज्ञान में है। एक व्यक्ति सुपरविजन करने वाला सुपरवाइजर लगाते हैं कहीं पर भी, क्यों लगाते हैं सुपरवाइजर? आजकल रोबोटिक चीजों से सब काम होने लगा, मशीनों से, लेकिन मशीनों को देखने के लिए भी एक जरूरत पड़ती है कि नहीं किसी की? क्यों, किसकी जरूरत पड़ती है? जानने वाले की उपस्थिति, जानने वाला मौजूद है। ये सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाते हो जगह जगह? आपने अपनी फैक्ट्री में 50-50 लगा दी, क्यों लगा दिए? लेकिन सोचो, सीसीटीवी की कीमत होती है आदमी को, लेकिन सीसीटीवी भी तब मूल्यवान है जब उन्हें कोई जानने वाला हो, लेकिन हमें जानने की कोई कीमत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें दुनिया में सबकी सत्ता दिखती है, लेकिन ज्ञान की कोई सत्ता नहीं दिखती। और ज्ञान की सत्ता दिखना, ज्ञान की सत्ता स्वीकार करना, यही तो समय की सत्ता को स्वीकार करना है। कि क्योंकि समय का मतलब ही ये हुआ ना कि जो परिणमन करना और जानने का काम एक साथ करे वो समय है। ऐसा जीव नामक पदार्थ है। तो वो जीव नामक पदार्थ सत्ताशील है। समय जो है वो सत्ताशील है, और वो सत्ता उत्पाद व्यय और द्रव्य की अनुभूति करती है, मतलब वो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है। ये बात, हाँ, 6 में लगता है, लेकिन जानना नहीं लगेगा। जानना नहीं लगे ना, यह समय का मतलब क्या बनाया है? जो जानना और परिणमन करना सब दोनों एक साथ करे। हाँ, तो मैंने आपको शुरू में ही जब चर्चा करी थी ना, यहां पर जो 7 विशेषताएं चलेंगी, कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो सब में लागू होती हैं, सामान्य विशेषताएं हैं, और कुछ विशेषताएं विशेष होंगी। एक जनरल किसी भी चीज को समझने का तरीका यही होता है कि आप सामान्य से विशेष की तरफ आते हो। पहले आपको उसकी मौजूदगी बताना पड़ेगा। इसे बोलते हैं सादृश्य अस्तित्व। 2 अस्तित्व होते हैं, एक सादृश्य अस्तित्व और एक स्वरूप अस्तित्व। अस्तित्व मतलब सत्ता। सत्ता भी 2 तरह की होती हैं, सादृश्य और स्वरूप। सादृश्य अस्तित्व का मतलब होता है सामान्य गुण, सामान्य गुणों से वस्तु को पकड़ना, और स्वरूप अस्तित्व मतलब होता है विशेष गुणों से वस्तु को पकड़ना। तो ज्ञान से जीव को पकड़ना, ये तो हुआ उसका स्वरूप अस्तित्व। लेकिन जब आप मौजूदगी, सत्ता, उत्पाद व ध्रुवता, इससे किसी वस्तु को पकड़ोगे तो वो कहलाता है उसका सादृश्य अस्तित्व। तो अभी पहला वाला जो विशेषण था वो सादृश्य अस्तित्व को बताने वाला था। क्या था, एक बार बोल के बताओ? उत्पाद व द्रव्य की अनुभूति से युक्त सत्ता सहित है। कौन है सत्ता सहित? जीव नामक पदार्थ। ये इसका पहला विशेषण है। बाकी के अन्य विशेषणों पर चर्चा अपन आगे यथा समय करेंगे, घबराना नहीं, सब चीज दिमाग में बैठेगी। चलिए।